Good morning, students. Yesterday we have started our second chapter of accountancy, that is the basic accounting terms. That were the terms which are used in daily use of the business enterprise. Today, continuing with that topic, we will do our next term, that is the liability. What is liability? Liability is the amount which a firm owes to the outsider. Any amount which a firm has still to pay to the outsider is known as liability. Liability हम कह सकते हैं कि कर्जा, हमारी फर्म इतना अमाउंट अभी उसने आउटसाइडर्स को अभी पे करना है, हमारी फर्म कर्जे में है, तो दैट इज नोन एज लायबिलिटी. It doesn't include any amount which we have to give to the owner. ओनर हमारे कर्जा तो नहीं है, हमने ओनर को प्रॉफिट कमा के देना है, तो वो हमारा कर्जा तो नहीं हुआ कि हमारा कर्जा है भाई, हमने ओनर को पैसा मोड़ना है, उसको प्रॉफिट देना है कमा के. तो द मेन थिंग इज द लायबिलिटी इज द अमाउंट जो हमारे बिजनेस को अभी और लोगों से, जैसे हमने उधार पे कोई सामान ले लिया, लोन ले लिया, तो हमें उसे रीपे करना है. तो जो वो हमारी लायबिलिटीज़ खड़ी हैं, जो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हमें वो पे करना है टू द आउटसाइड द वर्ल्ड, दैट इज़ नोन एज लायबिलिटी. तो लायबिलिटी क्या हुए? हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार पे सामान ले आते हैं और उनको अभी पे करना है. एंड नेक्स्ट वन इज़ बिल पेबल, हमने अभी कुछ बिल्स पे करने हैं, अभी वो बिल्स हमने पे नहीं किए हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ द अनपेड वेजेस, अभी हमारी फर्म ने अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे करनी है, हमने अभी वेजेस नहीं पे की हैं. तो ऑल दीज टर्म्स आर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म विच इट हैज़ टू पे. So the liabilities are divided into two parts, that is internal liability and external liability. Before going with this, we should know the formula of liability. Liability is equal to assets minus capital. Liability is equal to asset minus capital. Yesterday we have done the formula of capital. Capital equals to asset minus liabilities, right? In which we have done that the asset includes both the current assets as well as fixed assets, and liability includes the external liabilities. So यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो भी यहीं से डिराइव हुआ है. लायबिलिटी इस साइड आ जाएगी और लायबिलिटी will go to that side. So liability equals to asset minus, यहाँ कैपिटल इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले में से डिराइव हुआ है. तो हमारे पास हम देखेंगे एसेट का मीनिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एसेट, एंड लायबिलिटीज वी आर स्टिल डूइंग, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कैपिटल है. ठीक है बच्चों, और इसी फॉर्मूला से हमने ये वाला फॉर्मूला लायबिलिटी का जनरेट किया है. सो लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज एज वेल एज द इंटरनल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज, एज द नेम्स आर सेइंग, they are the liabilities. Internal liabilities are the amount which the business has to pay to the owner or the proprietor. जो अमाउंट एक बिजनेस के ओनर को जनरेट करके देनी है, अभी जैसे मैंने बोला प्रॉफिट्स करके देने हैं, उसकी कैपिटल्स में इंक्रीज करनी है, वो क्या हो गई हमारी इंटरनल लायबिलिटीज. दैट वी डोंट रिकॉर्ड लाइक कि ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी है. हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एनी अमाउंट दैट द बिजनेस हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर. हमने किन किन लोगों को अभी पैसा देना हमारा बाकी है, हम उनका एक लिस्ट बनाते हैं. हमने किन से लोन लिया था, किन लोगों से उधार में कुछ सामान लिया था, किन को हमने अभी स्टिल पेमेंट करनी है, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं. So all that person to whom the business have to pay to the outside world, that is known as the external liabilities.
Then liabilities are still classified into two parts. First one is the non-current liabilities and second one is the current liabilities. So non-current liabilities are those liabilities which fall due for payment in a relatively long period of time. Any liability which will take long period of time to meet its fulfillment, which will take long period of time to be completed, so that liability can be for more than 1 year. ठीक है बच्चों, एनी लाइबिलिटी जो हमारी अभी ड्यू करनी है, हमारी पे करने में साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लॉन्ग पीरियड के लिए हमारी वो लाइबिलिटी है, जैसे हमने कोई लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लिया है, दैट इज़ द लाइबिलिटी विच वी कॉल्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज. ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन्स. And the current liabilities are those liabilities which we can paid in a near future. हम बहुत जल्दी वो liabilities मीट कर देंगे, हम उन्हें पे कर देंगे. So that liabilities are met within 1 year. वो liabilities जो हम एक ही साल में कंप्लीट कर देंगे, एक ही साल में हम लोगों को पे कर देंगे within 1 year, that is known as current liabilities. So इसमें क्या हो गया हमारे पास? शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स लिए थे, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. एंड अनदर एग्जाम्पल कैसे हो गया? हमारा बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में चले गया, बैंक में से हमने एक्सेस में पैसा विड्रॉ कर लिया, इतना हमारा लिमिट नहीं था, तो वो भी हमारी करंट लाइबिलिटी है. वी हैव टू कवर इट अप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो liabilities can be internal or external even, and liabilities can be non-current or current liabilities. Done? So our next topic we are having is the asset. What is asset? Asset क्या होता है जी? Anything in the possession or in property of the business enterprise, including amount due to it from others, is known as assets. Yesterday we also did the meaning of asset. Asset को हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं कोई भी anything which will enable a business enterprise to get cash or benefit in future is known as asset. ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ बिजनेस के पोजेशन में है या बिजनेस की प्रॉपर्टी है जिससे हम अपने फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एसेट. इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होती है जो हमने लोगों से अभी लेनी है. जैसे हम लोगों से उधार पे पैसा लेके आते हैं, वैसे हम लोगों को एडवांसेस भी देते हैं, लोन्स भी देते हैं, तो वो भी हमारा ही पैसा है, हम उसे भी इसमें ऐड करते हैं. तो हम इसे और भी कोई वर्ड कह सकते हैं कि इस डिफ़िकल्ट डेफिनेशन का एक शॉर्टकट हमारे पास है, दैट इज एनीथिंग, राइट इट डाउन, एनीथिंग विच विल enable a business enterprise to get cash or benefit in future. कोई भी चीज़ जिससे हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, कैश मिल सकता है, उसे हम कहते हैं एसेट्स. सो एसेट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चों. फर्स्ट वन इज द नॉन करंट एसेट, सेकेंड वन इज द करंट एसेट, एंड द थर्ड वन इज फिक्टिशियस और द नॉमिनल एसेट. ठीक है बच्चों. First one is the non-current asset. Non-current assets are the assets which are used for producing goods or services. These are those assets which are used to produce goods and services. मतलब कि वो asset
जो हम बिज़नेस में लेके आते हैं ताकि उनकी मदद से हम अपने बिज़नेस को बेनिफिट दे सकें, हम अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना सकें। जैसे हम मशीनरी लेके आते हैं तो उसके बेनिफिट से हम उसकी मदद से हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द एसेट। जैसे हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें हम सामान लेके आते हैं, हम मशीनरी लेके आते हैं, हम कई ऐसे एसेट्स लेके आते हैं जो हमारे, जैसे कंप्यूटर लेके आए, फर्नीचर लेके आए, बिज़नेस में शॉप खोली, फर्नीचर भी लेके आएंगे, बैठाना भी है लोगों को। तो वो हर आइटम जो हम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लेके आए हैं, जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, और वो एसेट्स हम सेल करने के लिए नहीं लेके आए। तो इनकी एग्जांपल क्या है? मशीनरी, कंप्यूटर और फर्नीचर। सो इनमें कुछ एसेट टेंजिबल होते हैं और कुछ एसेट इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, विच हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस। ठीक है बच्चों, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि स्टॉक इज एन एसेट, स्टॉक भी एक एसेट होता है। तो हर एक वो एसेट, कैश भी एसेट होता है, कैश को हम छू सकते हैं, कैश को हम देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया? टेंजिबल एसेट, सॉरी। बट इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज जिन्हें हम विच कैनॉट बी सीन, विच कैनॉट बी टच, विच कैनॉट बी फेल्ट, मीन्स उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो क्या हुआ? गुडविल और ट्रेडमार्क और इवन प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले एक्सपेंसेस पे कर दिए, ये हम टर्म आगे पढ़ेंगे। प्रीपेड में भर दिए एक्सपेंसेस, जी हमने तो पहले मीट कर दिए सारे, हमें पता था बिजली का बिल इतना आएगा, हमने प्रीपेड में भर दिए। प्रीपेड बिल है ना, हम अपने फ़ोन रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, हमें पता है इतना बिल है। तो दैट ऑल आर दी, वो तो एक एग्जांपल है प्रीपेड का। तो सो देयर आर सम एसेट्स इन विच वी इंक्लूड द प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास बिजनेस में ये दोनों इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स, ये दोनों बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इन दोनों के बिना हमारा बिजनेस नहीं चल पाता। तो ये हमारी बिजनेस को एक बेनिफिट और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं एसेट्स की मदद से, ये गुडविल है, ये ट्रेडमार्क है, हमारी बिजनेस को कोई और नहीं यूज़ कर सकता, हमारा किया हुआ काम कोई और नहीं उसको कॉपी कर सकता। तो ये हमारे एक एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस में, ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। बट देयर आर सर्टेन एसेट्स which are held for sale only, or there are certain assets which we bring into our business only to convert into cash within a period of 1 year. हम कुछ एसेट्स लेके आते हैं, हम सोचते हैं हम 1 साल में इनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक हमारा शॉर्ट टर्म एसेट होता है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट। हम इन्हें करंट एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम स्टॉक को सेल करने के लिए लेके आते हैं और इसे हम बहुत ही जल्द कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं सेल करके। तो दीज आर नोन एज द करंट एसेट। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, डेटर्स मीन्स जिनसे हमें पैसा लेना है, साल के अंदर शॉर्ट टर्म डेटर्स जो हैं हमारे, उनसे पैसा ले लेंगे। ठीक है जी, हमारे एसेट्स हैं वो। देन द थर्ड वन इज द फिक्टिशियस और द नॉमिनल एसेट्स। That is the fictitious or the nominal assets. Fictitious assets are those, ना तो वो कैश में रियलाइज होते हैं, ना तो ये ऐसे कैश में रियलाइज होते हैं, और ना ही उनसे हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने किया था फ्यूचर के बेनिफिट के लिए हम एसेट लेके आए फिक्स एसेट्स को। ये नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट भी कहते हैं बच्चों। तो हम या तो उन्हें हमारे फ्यूचर के लिए लेके आए या फिर हम उन्हें सेल करने के लिए लेके आए, लेकिन ना तो वो हम कैश में रियलाइज कर रहे हैं, ना ही हम फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए लेके आए हैं। तो वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनल एसेट्स और दी फिक्टिशियस एसेट। तो जी हम ये एसेट्स कैसे एसेट्स होते हैं? जैसे हमारे पास हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बैलेंस खड़ा है। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमारे उस अकाउंट में कुछ बैलेंस अभी शो हो रहा है, जो क्या होगा? हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो वो बैलेंस खड़ा है तो वो
हमारा कोई एसेट नहीं है, वो जस्ट एक एंट्री है जो हमने ट्रांसफ़र करनी है आगे आगे अकाउंट्स में। ठीक है जी, क्योंकि हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में से हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वही प्रॉफिट हम ऐड करते हैं बैलेंस शीट में। तो वो जस्ट एक ट्रांसफ़र एंट्री होती है जो जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनल एसेट्स। तो यही एसेट्स जो होते हैं बच्चों, इन्हीं एसेट्स में वो भी एक्सपेंडिचर आते हैं विच आर नॉट येट रिटन ऑफ। कुछ एसेट्स जो हमने अभी तक उन्हें राइट ऑफ नहीं किया है, जिनकी अभी हमने पूरी के पूरे खर्चे अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं डाले हैं। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए आते हैं बच्चों क्योंकि उनका बेनिफिट हमें बहुत टाइम तक मिलता है। मे बी हमने आज 5 लाख की ऐड करवाई, मतलब कि आज हमने 5 लाख की ऐड करवाई, लेकिन हमें एट प्रेजेंट कोई बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन हमें उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। हमें पता है आज नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा बेनिफिट। तो वो जो खर्चे, वो जो हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, जो हमारे अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं, हम वही एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड करेंगे और उन्हें हम कहते हैं नॉमिनल एक्सपेंडिचर। डन बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, वी विल डू अवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट मीन्स एक तरह की, अगर हम जर्नली गए तो रिसीट क्या है, हमें मिला है ना जी, कैपिटल रिसीट्स और द रेवेन्यू रिसीट्स। हाँ जी, तो रिसीट मीन्स हमें कोई इनकम हुई है जी, अगर एक जर्नल वे से करें बात, मतलब कि पैसा आया है, तो वो पैसा रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। अगर तो वो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आया है पैसा, ठीक है जी, वो रिसीट, वो इनकम हमें क्रेडिट साइड में शो हो रही है ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो बन गया रेवेन्यू नेचर का। अगर वो हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है जिससे हमारी लायबिलिटीज इफेक्ट हो रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और एसेट कम हो रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो ये जो हो गए, जो हमारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। लेकिन जो रिसीट्स हमें रेवेन्यू अकाउंट में आएंगे, जैसे कि इसमें आ गया, हमें कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म लोन लिया है और लोन से हमें कोई अमाउंट मिली है, रिसीव्ड हुई है, हमने लोन दिया था किसी को, उसका हमें पैसा वापस आया है, तो वो एक हमें एसेट की अमाउंट वापस आई है, तो हमारे एसेट्स की अमाउंट हमें वापस आई है, तो वो क्या बन गया, कैपिटल रिसीट्स। तो मतलब जो तो एंट्रीज हमारे कैपिटल, हमारे एसेट, हमारी लायबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, वो कैपिटल नेचर के होते हैं, और जो हमारे नॉमिनल नेचर के होते हैं, जैसे जो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट करते हैं, वो हम रेवेन्यू नेचर के कहते हैं। जो नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इनकम्स होती हैं, जो यहाँ पे हम रिसीट्स की बात करें तो जो वो नॉर्मल इनकम्स होती हैं वो हम यहाँ पे रेवेन्यू नेचर में लिखते हैं, और जो हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करते हैं वो हम कैपिटल नेचर की कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो यू आर डन विथ टुडेज टॉपिक। कल हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, इतना काफ़ी है। आपका होमवर्क है, आपको इन्हीं जो हमने क्लास में ये वो टर्म्स की हैं, आपको इनकी एक फेयर नोटबुक में अपना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, सी यू टुमारो, टेक केयर।